નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના આપણા ગુરુવારી મિટિંગને બધાને સ્વાગત છે. આજે આપણે બે વિભૂતિઓને આજે આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપવાના છે. પ્રકાશભાઈ, ખાસ કરીને એજી નુરાની સાહેબ અને આપણા વચ્ચે મકરણભાઈ મહેતા આજે નથી આપણા છે. આપણી સાથે આપણે એમએજીના પણ જે સાથીદાર જે હતા જે આપણે કાયમ મિટિંગમાં આવતા હતા. માનવેન્દ્રભાઈ દીક્ષિત તમને ખ્યાલ હશે, એ આવતા હતા. એ બહુ મોટા ઉંમર થઈ ગયા હતા પણ કોઈ પણ રીતે સ્કૂટર ચલાવીને આવતા હતા. આપણે થોડે એમને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ. તો પહેલાં પણ સાયલેન્ટ કે પછી કરીશું? હા, એટલે એ 3 જણાને આપણે યાદ કરીને આપણે એ સાયલેન્ટ આપણે અરે ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં હિન્દીમાં હિન્દી. મિત્રો, प्रकाश भाई तो मेनली चर्चा करेंगे. नूरानी साहब का बाद काफी लोग जानते हैं, एजी नूरानी साहब. હું તો એમને જ્યારે जब उनका मैं किताब देखता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ, कलेक्शन देखता हूँ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ. इतना मेटिकुलसली उस जमाने का जिस तरह से उन्होंने ग्रंथस्थ किया है, छोटा से छोटा, खासकर कश्मीर का 3 वॉल्यूम जो है, एक भी चीज को छोड़ा नहीं उन्होंने. अगर आप देखेंगे, पाना भी अगर उल्टा पाल्ट करेंगे, अगर मुझे लगता है कि आप कुछ नूरानी साहब का कुछ किताब अपने घर में रखिए, थोड़ा आपको आइडिया आएगा. बहुत सारी किताब लिखे उन्होंने. कश्मीर का जो मामला जो है, बहुत इतना से कंफ्यूज्ड हैं लोग कश्मीर को लेकर, कुछ क्लियर आइडिया नहीं है. अभी कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है. इलेक्शन में क्या नतीजा होगा तो अलग बात है, लेकिन कश्मीर का जब से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, उसके पीछे से जाकर काफी मॉडर्न टाइम तक उन्होंने सारे दस्तावेजीकरण भी किया है. उसमें जयप्रकाश नारायण जी का भी जो फॉर्मूला था, उसको उन्होंने उल्लेख किया है. तो ये आपको एक नूरानी साहब को अगर पहचानना है, कैसे दस्तावेजीकरण करते हैं, ग्रंथस्थ करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे राइटिंग करते हैं, तो ये उनका एक प्रकार का जो मेथड्स जो है, उनका मेथड्स वो बहुत देखने वाली बात है. बाद में उन्होंने जो हमारा काफी इंटरेस्ट जो होता है, एक किताब जो है हमारे हाथ में आ गया था अचानक, ट्रायल्स ऑफ भगत सिंह. ये जनरली पॉपुलर, काफी भगत सिंह जितना पॉपुलर हुए, इतना पॉपुलर बाद में एक किताब हो गया. उस किताब में उन्होंने बहुत कुछ, ट्रायल्स ऑफ भगत सिंह, और उसमें बहुत सारे उन्होंने लिखा है. लेकिन एक जगह में मैं खास उल्लेख करूंगा जो काफी लोग जानते नहीं है, जो जिन्हा भी भगत सिंह का केस में खड़े हुए थे उनको डिफेंड करने के लिए, जिन्हा भी कोर्ट में दाखिल हुए थे भगत सिंह को छुड़ाने के लिए, वो बात भी है. ये बात है. तो ये बात जो ट्रायल्स ऑफ भगत सिंह आपको थोड़ा पढ़ने से ये काफी ठीक रहेगा.
इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में उन्होंने लिखा, वो भी काफी क्या हुआ कैसे हुआ, ये तो बर्टन रसल ने भी लिखा है ऑन आर्म विक्ट्री। और भी एक किताब है नेविल मैक्सवेल का इंडो चाइना वॉर, हिस्टोरिकल दस्तावेजीकरण है सब। काफी बाद में भी काफी ब्रिगेडियर लोगों जो पकड़े गए थे आए, उन्होंने भी लिखा है, और एजी नुरानी साहब भी लिखा है। तो क्या लिखे उसमें, ये भी थोड़ा जानने की बात होती है। जैसे बहुत सारे नुरानी साहब का तो एक बड़ा डायमेंशन है, उनका अध्ययन करना, स्क्रूटिनी करना, साइंटिफिक एनालाइज करना, उसको प्लेस करना, इतना मेहनत कौन करता है। अब तो हो गया, लिख दिया, हो गया, और वो भी इस तरफ उस तरफ कुछ भी हो सकता है। और भी कुछ हैं जो प्रकाश भाई बताएंगे। तो नुरानी साहब का जो 93 एज में, शायद मुझे लगता है कि हमारे साथ यहाँ अहमदाबाद में एक साहब से त्रिवेदी साहब करके थे, आर्काइव्स में वो काम करते थे, दिल्ली का आर्काइव में काम करते थे, रहते थे इधर ही, जो हम वो हाँ कुचरो आश्रम में रहते थे। कभी क्या तब तो आते भी थे। मौलाना आजाद का जो ट्रस्टी बना था वो शमशी साहब वगैरह थे, प्रकाश भाई वगैरह थे, उसके मेंबर थे, उसको प्रमोट करते थे। वेरी अद्भुत आदमी, बहुत नॉलेजेबल मैन। भारत सरकार के वो गेजेटियर उसके चेयरपर्सन हाँ बहुत ही ऑल इंडिया का। तो ऐसे वो जो लोग हमारे बीच में थे और भी चले गए, भी ऐसी बात नहीं होती है। मकरंद भाई तो हम तो यहीं के अहमदाबाद का है, हमारे कहते हैं कि अगर घर का आदमी क्या है, जो अगर नूरानी साहब जहाँ पैदा हुए हैं, अरे यार नूरानी बोलेंगे इसको, तो मकरंद भाई को बोले ओ मकरंद भाई। अभी जो मकरंद भाई यही इतनी उम्र में भी वो स्कूटर लेके चलते थे, वो 90 में भी वो स्कूटर लेके आजू बाजू में घुमाते थे वो, और यंग मैन जैसे बहुत ही स्पिरिटेड आदमी। और उनका भी बहुत बड़ा एक डायमेंशन है, ज्यादा प्रकाश भी ज्यादा बोल पाएंगे, लेकिन मुझे कुछ याद है उनके बारे में एमएसटी के संदर्भ में। 92 में बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ, 93 में हमने एचके में बहुत बड़ा हमें सम्मेलन किया, उसमें रजनी कोठारी साहब आए थे, और हमने एक प्रयोग किया उधर व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप में एक हिस्ट्री का व्हाट्सएप भी था, वन ऑफ इट, बाकी भी 3-4 व्हाट्सएप भी थे। उसमें एचके कॉलेज में था, यशवंत भाई थे, उनकी मजदूर पूरा कॉलेज का हमने ऑक्यूपाई कर लिया था, और डिफरेंट रूम में हमने डिफरेंट व्हाट्सएप किए। रूम नंबर 3 में हिस्ट्री का व्हाट्सएप हुआ था। इसमें व्हाट्सएप में दोनों वाइफ एंड हस्बैंड मकरंद भाई श्री और मेरा दोस्त लोग थे एमएस यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, राजकुमार, सब पूरा आ गए थे वो। तो उनका एक बड़ा बहुत सपोर्ट था, और उन लोग का जो श्रीन के प्रति बहुत सम्मान था, मकरंद भाई के प्रति बहुत सम्मान था। दिस व्हाट्सएप वॉज ए वंडरफुल व्हाट्सएप, अद्भुत। पूरा हॉल खचाखच क्वेश्चन एंड आंसर चल रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मकरंद भाई भी थे, श्रीन भी थे, बड़ोड़ा वाले भी थे, अद्भुत था। और मुझे बाकी वर्षों मुझे याद नहीं, हम कला और संस्कृति का भी वर्कशॉप भी किए थे, मुझे जितना याद है। उसमें जनक दादा और भी लोग इसमें थे शायद, उसी में मुझे जितना याद है मुझे। तो ये मकरंद भाई का उसी वर्कशॉप में लाइवली पार्टिसिपेंट था। और स्टूडेंट लोग जब एक रंगदे बसंती चोला का एक एग्जीबिशन किया था ऑन स्ट्रीट, उन्होंने अभी स्ट्रीट का डिस्कशंस, इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन स्ट्रीट में किया, यूनिवर्सिटी रोड में स्ट्रीट में बैठकर चर्चा की। कुछ लेक्चरर आ गए, कुछ स्टूडेंट्स आ गए, वहां मकरंद भाई बैठकर पूरा क्वेश्चन आंसर चर्चा करते थे। माने स्ट्रीट के आदमी बन गए वो। पूरा जितने बड़े आदमी, प्रतिभावान आदमी, जो यूनिवर्सिटी के बैठने वाला आदमी, वो आदमी स्ट्रीट में बैठकर चर्चा भी किए। उनके जाने के बाद ही बैठे रहे, और भी कोई आ गया तो चर्चा करेंगे। तो ऐसे बहुत ही एकदम बहुत लाइवली आदमी, एक आदमी 2 आदमी नहीं, कभी कभी यहाँ आ जाते थे, दोनों आ जाते थे, बहुत सारे बातें होती थी, इस किताब का नाम लेना, उस किताब का नाम लेना। बोले आप बोलिए, लेकिन ये क्या है कि अगर एक बार आ गए चले गए तो चले गए, फिर वो मिलते नहीं थे। तो उनसे जो हमको एग्जैक्टली जो सब हमको लेना चाहिए था, हम ऐसे सक्षम भी नहीं है, सांगठनिक रूप में हमारे पास में हैंड्स भी नहीं है, रिसर्चर भी नहीं है, रिसर्च करने वाले जो माइंड स्टूडेंट्स है, यूथ, वो भी नहीं है, दस्तावेजकरण करने का भी हमारे पास भी वो एक्सपर्टाइजनेस भी नहीं है, हमको आता भी नहीं है। तो ये जो बात के कारण हमने ऐसे ऐसे प्रतिभाओं से जो हमको चीज लेना चाहिए था, हमने नहीं ले पाए। वी हैव मिस्ड द चांस। जो चला गया, और हम कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये मालूम नहीं है। तो आज उनके बारे में प्रकाश भाई बोलेंगे। और ये
दीक्षित साहब तो आते थे, बहुत प्यार से आते थे और बहुत मुश्किल से आते थे। हमारे दिलीप भाई के वो रिश्ते, दिलीप भाई चंदूलाल भाभी, हाँ दिलीप के रिश्तेदार भी थे। हाँ हाँ, तो वो आते थे, बहुत ही प्यार से सुनते थे। गुड टीचर। तो मुझे लगता है प्रकाश भाई अभी बोले, उनसे ही सारे बताइए, बात करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। Your friends here, if anybody likes to contribute about Makran Bhai or Morani Saab, so please contribute. हम भी बात करेंगे। नमस्कार। मुझे याद है दीक्षित साहब और उनका आना, और इतने रेगुलरली वो आते थे और स्कूटर चला के आते थे, तो हमें बहुत काफ़ी सरप्राइज होता था, क्योंकि दिनेश भाई भी स्कूटर चला के आते थे, दीक्षित साहब भी स्कूटर चला के आते थे। और वो नॉर्मली, मतलब एक अहमदाबाद के लोग कैसे होते हैं, उनके बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल के रूप में दीक्षित साहब को मैं देखती हूँ। और मुझे पता ही नहीं था, दीक्षित साहब 2 साल से शायद नहीं आ रहे थे यहाँ पर, हम फ़ोन बोन नहीं कर पाए। अचानक अखबार में अनाउंसमेंट में ध्यान गया कि दीक्षित साहब, जब पढ़ा तब तो उनका ये था, वो बैसरांग पूरा हो गया था, पर ये याद आया कि हम MSD में उनको गुरुवार को याद करेंगे। तो दीक्षित साहब का रहना और उनके वो आके जैसे पार्टिसिपेट करते थे, तो हमेशा याद रहेगा। और दिलीप दादा के रिलेटिव है, वो तो बाद में पता चला हमें, हम तो उनको ऐसे ही टीचर, अच्छे टीचर, और आज टीचर्स डे है तो अच्छे टीचर के रूप में भी उनको बहुत लोग याद करते होंगे। यहाँ भी हमने उनका वो रूप देखा और उसके लिए हम उनको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि MSD में काफ़ी सीनियर लोग जो आते थे उनको हम गंवा रहे हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा मिल रहा था, ये अहमदाबाद के बारे में जानना, ये गुजरात के बारे में जानना, कैसा था, कैसा बदलाव आ रहा है, वो भी उनके मुंह से हम सुनते थे। मकरन भाई के बारे में जो बताया, मकरन भाई को तो स्कूटर पे मैं हमेशा घूमते हुए देखती थी, क्योंकि वो आयोजन नगर रहते थे और मैं जीवराज पार्क रहती थी हूँ, तो वहाँ से आते हुए मकरन भाई रास्ते में मिल जाएंगे स्कूटर पे। इतना आराम से वो स्कूटर चलाते थे, मुझे डर लगता था कि कहीं उनको ये ना हो जाए, पर वो बोलते उसमें क्या है। मुझे याद है कि हमने यहाँ उत्पलाबेन को गरबा के लिए बोलने के लिए बताया था, तो ये सजेशन मकरन भाई का था। मकरन भाई का फ़ोन आया था कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था उत्पलाबेन के बारे में, मैंने वो नहीं देखा था। मकरन भाई ने बोला कि मीनाक्षी बहन, इसके बारे में आप लोग डिस्कशन रखिए, तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि मकरन भाई फिर आप आएंगे ना। बोले मैं नहीं, ये जो उत्पलाबेन है उनको बुलाइए। मैं बोली वो नंबर कैसे मिलेगा मकरन भाई? बोले मैं हूँ ना, मैं ढूंढ के आपको दे दूंगा। फिर मकरन भाई से फ़ोन पे बात हुआ है और उनको सुनाई नहीं देता है, बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ, और उनका सजेशन है तो बहुत वैलिड ही सजेशन है, होगा ही। फिर तो फ़ोन पे बात नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं घर पे गई तो घर पे नहीं है। फिर शिरीन बेन का नंबर कहीं से मिला, मैंने शिरीन बेन को बोला कि मकरन भाई ऐसा बोल रहे थे, तो उत्पलाबेन का नंबर लेके हम उनसे बात करना चाहते हैं। फिर नंबर मिला, वो नंबर सही नहीं था, फिर और जगह से मिला नंबर, फिर उत्पलाबेन यहाँ आए और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारा जो फोक फॉर्म है जो बहुत पॉपुलर है, तो गरबा के बारे में बात भी किया। तो उत्पलाबेन को हम मिल पाए मकरन भाई के कारण, तो उनका वो भी ध्यान रहता था कौन क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे लोग आके मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी में गुरुवारी मीटिंग में बात रखे, उस पर भी उनका ध्यान रहता था। वो तो इतिहास को देखते थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, बहुत बड़े पंडित प्रोफेसर, बहुत उन्होंने रिसर्च किया। हमें सबको याद है कि गुजरात समाचार में लास्टली उन्होंने अहमदाबाद के जो वर्ल्ड सिटी जो है हमारा पुराना अहमदाबाद, उसमें पोड़ोनो इतिहास
वो उन्होंने लिख के बहुत अजीब बात कहा, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता था कि ये पोल जो है उसका इतिहास क्या है। हम जानते वो पुराना अहमदाबाद या वो वॉल सिटी ऐसा बोल के हम छोड़ देते, पर उसका इतना डिटेल इतिहास, कौन रहता था, कैसे उसका नाम आया, वहाँ कैसे डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, अभी कैसा बदलाव आ रहा है, सब कुछ वो लिखते थे। बहुत इंटरेस्टिंग उनकी स्टाइल थी। तो मैं हमेशा मतलब इंतज़ार करती थी कि आज तो उनका आर्टिकल आएगा, ताकि हम जा नहीं सकते, काफ़ी चीज़ बताने वाले लोग नहीं रहे, तो मकरंद भाई का ये जो सीरीज़ था बहुत ही काम में आया। और मकरंद भाई को हमेशा हम मिस करेंगे, क्योंकि गुजरात में इतिहास का ऐसा अभ्यास करने वाले लोग, शिरीन बहन है अभी भी हमारे साथ, वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, पर ऐसे अभ्यास करने वाले लोग, वो जनरेशन अभी जा रही है। इतिहास जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास हो रहा है, उसमें मकरंद भाई जैसे लोगों का जाना कितना बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हमें कौन सही बताएगा कि ये इतिहास नहीं, ये इतिहास है। कैसी कैसी बातें चल रही हैं जो एक मतलब कोई इररेलेवेंट बात को इतिहास के रूप में रखा जा रहा है हमारे सामने। ये तो रतबी ने अच्छा ही बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना भगत सिंह के एडवोकेट के रूप में आए थे। ये बात कितने लोग ये बात को झेल पाएंगे, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस भारत क्या था, हमें पता ही नहीं है। इसलिए ऐसी बातें जानना, ये जानकारी देने वाले लोग भी रहे और हम उसको ज़्यादा बता पाए कि फ्रीडम मूवमेंट में ये कोई बात मायना ही नहीं रखती थी कि कौन क्या है, वो नहीं, ये था आज़ादी का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, गोल था फाइनल, वो ही मायना रखता था। तो ये सब बातें हैं। और नूरानी साहब के बारे में, कश्मीर के बारे में बताया, इतना तो पढ़ना, इतनी सारी किताब पढ़ना संभव नहीं है, पर एक इंडियन एक्सेस ने अच्छा ट्रिब्यूट दिया था वो कॉलमिस्ट बहन ने कि स्कॉलर विद जस्टिस। स्कॉलर बहुत होते हैं पर विद जस्टिस, बहुत अच्छा टाइटल था। वो ही दिन इंडियन एक्सेस में आया था, मैं तो थोड़ा ही पाई थी, डिटेल नहीं ये कर रहा, पर टाइटल बहुत बढ़िया था, स्कॉलर विद जस्टिस। तो शायद नूरानी साहब जैसे बहुत सी स्कॉलर, हमारे देश में स्कॉलरों की कमी नहीं है, पर विद जस्टिस शायद नूरानी साहब को ही बोला जाता होगा। तो ये मेरा एक बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत वेग और बहुत ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन के रूप में, इम्प्रेशन के रूप में मैंने बात को कहा है। धन्यवाद। अभी शायद प्रकाश भी या और कोई बताना चाहे तो बता सकता है। धन्यवाद। साथियों, इस शाम जैसे रथ भाई ने और मीनाक्षी बहन ने बताया, हम हमारे 3 साथियों को याद करने, हमारे हृदय का भाव निवेदित करने और खास करके मकरंद भाई और सविशेष नूरानी साहब, उनका जो कंट्रीब्यूशन, उसकी बात करेंगे। सब लोग जो गए, मानवेंद्र भाई दीक्षित हो, मकरंद भाई हो, नूरानी साहब हो, इन वे दे हैड देयर फुल इनिंग्स। हालांकि अगर आप मकरंद भाई और नूरानी साहब के हिसाब से देखें तो मानवेंद्र भाई वॉज स्टिल यंग। यू नो, वंस इट्स हैपन, एक बार ऐसा हुआ कि विद्यापीठ में मेरे पास चुनी काका, अपने चुनी भाई वैद्य मिलने आए, बैठे। फिर 2-3 बार उन्होंने कहा कि अब तो जाना चाहिए, अब बाय दैट टाइम वाज ऑलमोस्ट 94, जाना चाहिए। फिर मैंने 3 बार कहा कि नहीं आपको रहना चाहिए। फिर वो जरा
प्यार से दुलार से, लेकिन इरिटेट हो गए कि उसमें तुमको क्या इंटरेस्ट है, नाउ आई एम फिनिशिंग माय लाइफ। मैं कहा नहीं चुनिका, जब तक आप है तब तक मैं युवान माना जाऊंगा। तो मकरंद भाई और नुरानी साहब, डेड फूलिंग्स। शिरीन बहन बता रही थी कि वो जिस रात को बीमार हुए, रात 8 बजे तो स्कूटर लेकर वो बाहर निकले थे रात को 8 बजे, और दूध, नींबू और मिर्च वो 3 लेके आए थे, और फिर कहा कि कुछ अच्छा बनाओ, खिचड़ी में अच्छा वघार भी करना, मैं जरा पढ़ने जाता हूँ। तो फिर वहाँ ये उनको सडनली ही लॉस्ट बैलेंस। बाद में पता चला कि ये डेंगू था, और लेकिन ये तो 1-2 दिन का ही मामला था, और अस्पताल में एक बार तो जाके आ गए 1 आध दिन में, कोई जरूरत नहीं है रहने की। लेकिन दूसरे दिन फिर वो ऐसे बैलेंस उन्होंने कहा। बट पॉइंट इज कि जब तक वो पिछले 2 दिन जब वो बीमार रहे, उस रात 8 बजे तो ये बाहर स्कूटर लेके निकले थे, आए, ये सब दिया, चक्की लावे, चूफानो दानो चक, हाँ, और ये दिया और कहा कुछ अच्छा पकाओ, और वो बेसमेंट में चले गए जहाँ उनकी लाइब्रेरी थी। तो ये उनकी एक ये थी। नुरानी साहब को मैं एक बार मिला हूँ 2002 में, जब गुजरात का ये घटनाक्रम चला, तो इट वॉज अप्रैल 2002, दिल्ली के पास, शायद हरियाणा में है, मनेसर, आई थिंक हरियाणा में, मनेसर में प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोई पत्रकारों को बुलाया था। इत्तेफाक से मैं भी उसमें था, यानी एक गुजरात के उसकी चर्चा करने के लिए। उस वक्त अर्णव गोस्वामी इतने ऐसे नहीं थे जो अभी इंडिया वांट्स टू, नेशन वांट्स टू नो करके चिल्लाते हैं। हाँ, वो ये एक्टिव थे, लेकिन वो बेचारे बता रहे थे कि मैंने अहमदाबाद, बड़ौदा, गोधरा रूट पर इतनी मस्जिदों में तोड़फोड़ और हनुमान जी की प्रतिमा देखी, ये तो मैंने रिपोर्ट ही नहीं किया। आप लोग कहते हैं कि मैं क्या रिपोर्ट कर रहा हूँ, इतना उत्तेजक वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने तो ये रिपोर्ट, दिस वॉज अर्णव गोस्वामी, और वो सबके सामने बताया है। उस वक्त एक सुझाव था, मैं तो लौटा बाद में, लेकिन उस वक्त एक सुझाव था कि मुरारी बापू अहमदाबाद में आए और घूमे और शांति की अपील करे। तो चुनिका का, इलाबेन पाठक और मैं मुरारी बापू से मिलने गए। फिर मैंने मुरारी बापू को एक किस्सा कहा कि बापू, आप तो राम कथा करते और हनुमान के भक्त है, अब इतनी जगह जब हनुमान लगाए, ऐसा है? मैंने कहा कि दैट्स व्हाट अर्णव गोस्वामी सेड, कि यहाँ से वहाँ तक कितने हैं हनुमान मस्जिदों में लगाए। तो मैंने कहा कि आपको तो हनुमान की एक जो सकारात्मक आपकी कल्पना है, वो आपको लोगों के सामने रखना चाहिए वगैरह। फिर उस साल जो अस्मिता पर्व हुआ, अस्मिता पर्व के अंत में अंतिम दिन वो हनुमान के उसमें, तो फिर ही डिफाइन कि हनुमान क्या है। तो आप, यानी अगर आपको सुने तो सारा पैरेलल चलता था
कि हनुमान ये नहीं है जो बजरंग दल है. दैट वॉज हिज स्पीच देयर. ये आई रिकॉल इट. हालांकि आई हैव एंड मेनी ऑफ अस हैव सम रिजर्वेशंस vis-a-vis मुरारी बापू और sort of different opinion. बट उस दिन मैंने नोट किया कि जब मैंने बात की तब वो बोले नहीं थे, ऐसे हाथ कर दिया था, सुन रहे थे ध्यान से. लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ अप्रैल जब ये अस्मिता पर्व हुआ तो उसके अंतिम दिन हनुमान की मूर्ति की छाया में उन्होंने जो एज पर इस कस्टम जो स्पीच की उसमें हनुमान का वर्णन किया, ये तो इट वॉज ऑलमोस्ट ए पैरेलल रन के द बजरंग इमेज एंड व्हाट हनुमान इज, ये वो अलग बता रहे थे. तो ये एक ग्रे एरिया होता है, कितनी बातें नुआंस में होती है. अब मैंने ये क्यों याद किया, मैं मकरंद भाई की बात करता था, फिर नूरानी साहब की बात करा की और अर्णव गोस्वामी को याद किया. तो एक नुआंस होता है. और ये मकरंद भाई यहाँ जो चर्चा होती थी उसमें इफ समबडी रिकॉल्स, तो वो सेक्युलरिज्म से ज्यादा वजन सेक्युलराइजेशन को देते थे. वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. अब हमारा तो क्या है कि बीजेपी ने और विश्व हिंदू परिषद ने जिस प्रकार के कन्फ्रंटेशन की एक ये खड़ी कर दी, तो वी ऑल्सो टूक नेचुरली वी ऑल्सो टेक अ पोजिशन एंड वी स्टैंड फर्म ऑन इट. बट ये एक पोजिशन है. आम जनता में आप चले जाइए तो लोग वैसे ये कोई सेक्युलरिज्म का कोई प्रॉपर स्टडी किया हो कि कोई एक आपका इज्म बनाया हो कल्ट, ऐसे नहीं. लेकिन आपके व्यवहार में एक दूसरे के संपर्क से एक सरल एक प्रकार की ये आती है विच द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन. तकरार कब होती है, जब आप एक इज्म बना के खड़े होते हैं. तो जिस प्रकार का हिंदुइज्म हमारे सामने आया, ये हिंदुइज्म ये हिंदुत्व राजनीति का जो हिंदुइज्म है वो एक अलग चीज है. इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. तो विजा विज दैट व्हेन वी टेक अ सेक्युलर पोजीशन, तो लोगों को लगता है कि हम एक छोर पर खड़े हैं और बहुत एक तीव्रता से आपके और हमारे सामने. लेकिन लोगों के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो प्रोसेस चलते हैं, हैड हिंदुत्व नॉट बीन अ पॉलिटिकल प्लैंक, हैड देयर बीन नॉट नो ट्रू नेशन थियरी floated by later Jinnah, I think the process of secularization was working. जैसे हम भारत के उत्तरी इलाके में जिसको गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, जो मीनाक्षी बहन वसंत रजब की बात करते वक्त हमेशा एक गंगा जमुना तहजीब की बात करके, तो ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन. तो ये तो मकरंद भाई एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये शायद इसके पर ये मुक्कर. लेकिन ये तो एक बड़ी लंबी बहस की बात है. बट आई विल लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. मकरंद भाई ने जो बड़ा काम किया, ये आपने अहमदाबाद की ठीक बात की. मुझे इस प्रकार के लोकल हिस्ट्री उसमें एक विशेष एंगल से रस है. मैं आपको ये निवेदित करना चाहता हूँ. हमने अहमदाबाद को कैसे देखा. देखिए 2002 के बाद एस्थर डेविड, शी केम आउट विथ अ नॉवेल. उसके टाइटल में भूल रहा हूँ, वॉल्स, उसकी वॉल की बात थी, वॉल सिटी. और ये तो वो सारी बात छोड़ देता हूँ. लेकिन एक जो पोजर एस्थर डेविड ने किया था 2002 में, हमने जिस अहमदाबाद महसूस किया उसका, तो एस्थर बहन लिखती थी कि
अहमदाबाद की जगह एग्रेसिव और ब्लड सस्ती है. शी रीइंटरप्रेटेड अहमद शाह केस. जब कुत्ते पे सस्ता आया तब बादशाह ने सर बसाया. एज पर एस्थर डेविड, सस्ता चाहे सस्ता था, लेकिन was aggressive and sort of bloodthirsty. This was her feeling of the Ahmedabad that otherwise she loved and still loves. But that's how she put it. तो ये जो अहमदाबाद की छवि 2002 में ये हुई, but the work that friends like Makaran Bhai did, ये आपको अहमदाबाद के हर छोटे मोटे इलाके का परिचय कराएंगे. इसके पीछे इतिहास की कथा क्या है, फिर उसमें किस प्रकार से जो आपने बताया डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं. अब देखिए, आई रिकॉल ऑटोबायोग्राफी ऑफ उष्णस. उष्णस ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, सतमातानो खांचो, तो अब क्योंकि धीरे धीरे लोग गांव से बाहर निकलने लगे, जो संभ्रांत लोग रहते थे, सम्राट मतलब साधारणतः जिसको आप ब्राह्मण बनिया कहते हैं, ऐसे लोग रहते थे, फिर ये बाहर निकलने लगे, पास के बड़े शहर में जाने लगे, ये जगह खाली होने लगी, तो वहाँ पास पड़ोस से शहर में रहने कौन आएंगे, भील और आदिवासी लोग आ गए. हाँ, अब ये जगह जो खाली हुई तो वो जनरली an upper caste person without understanding this will react कि આ બધા દાખલ થઈ ઘૂસી ગયા એમ કે. You don't realize કે you are vacated and naturally they will come here. You know, once Umashankar told me, I had a good chat with Umashankar Joshi. वो कहते थे कि जब मैं गुजरात कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार माणिक चौक गया, तो माणिक चौक में वो तो मारवाड़ी मजदूर आते हैं लारी खींचते हुए, तो वो सामान ये करता था, तो जो थड़े पर बैठा था बनिया सेठ, जो भी बैठा था, धन्ना सा जो भी हो, यानी मैं और आप भी हो सकते हैं, तो उसने कहा कि खस मारवाड़ा खस हम के. तो फिर वो जो मारवाड़ी लारी वाला था उसने कहा कि सेठ जैना दाना वेला खूट्या त्यां वेला आया. आई एम कोटिंग उमाशंकर नोटे, सेठ जैना दाना वेला खूट्या એ વેલા આયા, તમે પણ આમાં જ આવેલા. ઉષ્ણસ છે, ઉષ્ણસ not merely with sympathy, but Ushnas recalls the street we lived in, the area we lived in. Now it is occupied by Bhils or Adivasis, but he's not complaining. It is a note, sad note that we are not there, but no complaint, no strictures. It's a note of empathy. You need a poet to have empathy. Of course, there are nationalist poets also, but now this word nationalist I used with a purpose. My contention is कि भाई आपने अहमदाबाद और छोटे स्थान, उसके रहना का एरिया, आपोर तेपोर, ये सबको आपने चित्रित किया, तो मैं यहाँ रहता हूँ, उसके साथ मैं एक नए सिरे से with a new understanding, a new perspective and a little fellow feeling, मैं उसका साथ रिलेट होता हूँ.
दुनिया में दोनों विश्व युद्ध की तवारीख आप देखिए, बेसिकली आपका सो कॉल्ड नेशन है, इसका एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन डायनासोर डायमेंशन, इट कैप्चर्स योर इमेजिनेशन and the various mega histories nourish it. The various mega histories, they nourish it. But when you come to know that the place that I live in has a history, then you start to understand. Not that you or I don't love nation. It's natural, normal to love the nation. But it's equally normal and natural to have a sense of belonging to the city you and I live in, the city in which we all grew, and a better feeling of the city you live in. That will put your nationalism also with due amendments in its proportion. Out of proportion. And a sort of, क्या कहेंगे, डेटी नहीं, दैत्य, ये जो एक होता है, तो ये सबऑल्टर्न हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री, उसका एक रोल है. अब देखिए सबऑल्टर्न हिस्ट्री, ये लोकल और सबऑल्टर्न हिस्ट्री, उसका जो नया ट्रेंड हुआ मकरंद बिन में, उसने भी कुछ काम किया. जैसे यहाँ के दलितों की बात, Dalits becoming a part of living history. Gujarat owes it to Makarand Bhai. And we are yet to realize our textbooks still don't reflect it. Because the so-called mega history and the Hindutva hypnosis, it has so taken over कि आप इतिहास के उसमें of all the persons you take your guide as Dinanath Batra. Dinanath Batra is your guide. तो ये एक sort of corrective. मैथिली शरण ने झांसी की रानी लिखा, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी, बट he took care to recall के साथ लड़ी वो झलकारी बाई थी. झलकारी तो एक दलित महिला थी, तो वो झलकारी बाई थी. तो हालांकि लक्ष्मीबाई के चरित्र में झलकारी वो कविता में अलग छोटी जगह मिलेगी, बट इफ ड्यू नोट इज टेकन दैट इट्स अ टोटल पिक्चर एंड दे ऑल फॉर्म योर लाइफ. Don't view a particular school of thought or a particular set of caste, community, or even ideology in narrow confinements. It's a great process of give and take. You don't realize it. Perhaps when Makarand Bhai insisted for the use of word secularization, maybe he had something like this in his mind, I think. I am trying to interpret him. And it was good to argue with him. वो काफी सुनते भी नहीं थे, तो हम सुना भी सकते थे, यानी it was very safe. क्योंकि it was very safe. But दूसरा, बरकंद भाई ने बड़े पैमाने जो पर काम किया, along with प्रोफेसर द्विजेंद्र त्रिपाठी, तो ये इकोनॉमिक हिस्ट्री का था. ये भी हम हालांकि एक मार्क्सिस्ट इम्पैक्ट के बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में एक सभानता आई, लेकिन फिर भी एक कल्टिवेटेड फ्रूट बॉटल समझ के हिसाब से आप देखें
तो हमारा जो एवरेज आपका लड़का एमए तक चले जाएगा और एमए पास, अनलेस ही हैज जेएनयू बैकग्राउंड, जनरली वोंट फाइंड दिस अंडरस्टैंडिंग। ये आप देखिए, फिल्मैन तो जेएनयू में पढ़ी है, फिर बाद में C2 का, तो ये एक इकोनॉमिक हिस्ट्री। अभी मैंने एक छोटी नोट लिखी दादा भाई नवरोजी पर, तो आई ड्रू अटेंशन कि दादा भाई वॉज अ लिबरल, बट हिज co-workers like भावनगरी, मंचेर जी भावनगरी in London, he find him too radical to work with. How Dadabhai was literally a liberal. And not merely, but Dadabhai's liberal also has some understanding. He had international context. He was in touch with Second International. अब आप देखिए, we don't come across these things. We don't realize this. Dadabhai was in touch with Second International. अब Second International पर तो प्लेखनोव बैठते थे, supposed to be father of Russian Marxism. Second International पर कॉस्की थे, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सिद्धांत कोविद, और दादाभाई also had some give and take. And it was Second International we started the practice of May Day. May Day आज हम जो मनाते हैं वो एक, इसमें the first Indian to participate in was this liberal Dadabhai, Second International. And Dadabhai worked in British Museum Library and other sources, official sources. As MP he had access, and he continued his work. And at the beginning of 20th century, 1901, he came out with Poverty and Un-British Rule India. Un-British Rule. It was an appeal to the British that you are quite human and principled in Britain, but in India we become un-British. And so, and if you continue this un-British practice in India, then you have to ask for self-rule, Swaraj. In 1906, it was. Now we don't come across history in this perspective. We don't come across history in this perspective. Bipin Chandra, a much criticized Marxist historian, he has noted that Dadabhai is the father of economic nationalism in India. हमारे बारे में, हमारे दृष्टिकोण सोचना और हमारी जो पॉवर्टी है, इस पॉवर्टी में ये कॉलोनियलाइजेशन का कितना हिस्सा है और किस प्रकार से, अब देखिए उस जमाने में कहना, मैं कहूँ गोरजाम अपने इतने बड़े मनीषी थे, he was great in many respects. I don't underestimate him, or but in such a way, the fourth part, the dream sequence, I mean, he says that Bharat is like Panchali and Kapidesh, that is England. कपिलेश उसका ये कपिदेश उसका दोहन करता है, फिर कहता है लेकिन वो फिर यहाँ काम करता है तो प्रतिपोषण भी करता है. अब नाउ देयर इज अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक, लेकिन ये गिव एंड टेक नहीं था, इट वाज एक्सप्लॉइटेशन. बट Gordha made a point that with the advent of British rule as an agent of history, not that it constantly thought of like that, but as an agent of history, some new ideas, new perspective, I mean, that help us develop. 1857
is the year of mutiny. First freedom struggle, as we say. But 1857 is also the advent of first university. I mean, so it plays a role in history. Point is, all said and done, Britain was un-British in India and was exploiting. And Dadabhai worked out the whole thesis. To put it simply, कि भाई आप सब अंग्रेज अफसर आते हैं, बड़े साहब लाट साहब आते हैं, ईस्ट इंडिया जमाने के कंपनी के जमाने से लंदन की पार्टी में 2 संभ्रांत महिलाएं मिल जाती तो बड़े विद ड्यू प्राइड एंड ग्रेट प्राइड वो कहती कि मेरे हस्बैंड तो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लार्क है। तो क्लार्क ईस्ट इंडिया में क्लार्क होना मतलब यहाँ के एक्सप्लोइटेशन में कितनी भाग बटी होना। तो देवर आई मीन दिस इज। अब आपकी शहनशाह बानू मैरी, क्वीन मैरी व्हेन शी केम ऑन द थ्रोन, तो वो ढाका की मलमल में आई थी ना, तो दैट वाज इंडिया। तो उसका जो दोहन हुआ, तो दोहन की सारी हिस्ट्री दादाभाई ने खींची। यानी वी जनरली अंडरस्टैंड मार्क्स एंड किस प्रकार से ये होता है, एंड लेनिन लेटर ऑन एक्सप्लेन कि भाई इंपीरियलिज्म ये है, ये कैपिटलिज्म का एक अग्र रूप है वगैरह। बट पॉइंट इज के यूरोप के हिसाब से मार्क्स का जो विज़ावी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कहना था, हमारे जैसे उसमें जिसमें ये इंडस्ट्रियल नहीं था और ये कॉलोनियल रूल था, इसमें केवल एक्सप्लॉइटेशन से क्या हल हुई और यहाँ का सारा पैसा कैसे इंग्लैंड चला गया। तो अब मैं ये बात करता था तो अब तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन मकरंद भाई ने इकोनॉमिक हिस्ट्री पर भी कुछ काम किया प्रोफेसर त्रिपाठी के साथ मिलकर। एक उनका और भी काम है, एक छोटी जरा हमारे ये हुई थी, वो भी मैं एक समझने के लिए आपसे बात करूंगा। इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मकरंद भाई ने स्वामीनारायण उसके बारे में अर्थात में एक आर्टिकल लिखा। अर्थात ये अपने सूरत के सेंटर का पब्लिकेशन, जिसके शुरू में एडिटर अच्युत भाई थे, और क्योंकि अच्युत भाई थे और जनसत्ता के पास एक प्रेस में काम चलता था, उसका इन्वॉल्वमेंट आधा एडिटर में भी था। तो कोई प्रश्न हो तो हम साथ मिलकर चर्चा करते थे। एक्चुअली इट वाज अच्युत वर्क, बट आई वाज आल्सो देयर। तो ये अर्थात में मकरंद भाई ने एक आर्टिकल लिखा और इसमें स्वामीनारायण का वो बताया। इसमें एक इट वॉज वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वेल रिसर्च, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि ये स्वामीनारायण भगवान ने कहा अपने कोई खास अनुयायी को कि अंधेरा हो तब मेरे पीछे खड़े रहना, फिर अच्छी लाइट होने लगे, अच्छा उजास होने लगे, तब पीछे से तेरे 2 हाथ हिलाने, तो भक्त लोग को मैं चतुर्भुज लगूंगा। अब ये डॉक्यूमेंटेड था। अब ये तो कुछ नहीं है, आप दयानंद सरस्वती को पढ़ लीजिए, तो सत्यार्थ प्रकाश में सबको लेकर उन्होंने इतना लगाया है। वो आपकी मदर मैरी हो कि आपके स्वामीनारायण भगवान, जो आत्मा आया किसी को दयानंद ने बख्शा नहीं है। तो फिर अब दयानंद का भी एक विलक्षण था। नारायण हेमचंद्र ने लिखा है कि मैं एक महर्षि को मिलने गया, तो अमृतसर थे उस वक्त। तो 1-2 दिन तो वो लिखाते थे, कुछ वेद भाष्य कैसा कुछ लिखवाते थे। तो ये स्पैरो, आप चकली ने शू कहता है वो हाँ नहीं, अपना तो हिंदी में हाँ तो हाँ स्पैरो, हाँ
ચીડિયા, હા હા હા, સોને की चिड़िया। હા ના ના એ તો બરાબર છે, પણ આમાં જરા રોને કી ચીડિયા હતી, આ છે ને એ बार बार वो चिड़िया आकर धमाल करती थी और वो लिखता था उसमें चांच डाले ऐसा डालो, और फिर चिड़िया का झुंड आ गया। तो फिर स्वामी ने क्या किया, फिर नारायण हेमचंद्र ने वर्णन किया कि चेलों को बुलाया और एक चकली को ये कर दिया खत्म, ऐसे डोक से, और फिर वह लगाई कि अब देखेंगे इसको देखकर सब बाकी चिड़िया नहीं आएगी, और फिर उन्होंने वेद का काम शुरू किया। कब ये लोग तो बड़े बड़े ऐसे होते हैं, यानी अब क्या कहे, बड़े लोगों की बड़ी बात है, हमारी तो पहुंच में नहीं आए। हाँ, लेकिन ये नारायण हेमचंद्र ने सारा डिस्क्रिप्शन किया है। तो ये मतलब ने लिखा, फिर उनके ऊपर केस हुआ, स्वामीनारायण के भक्त थे, उन्होंने केस कर दिया। मैं उस वक्त बड़ौदा में था, लोक सत्ता देखता था, तो और किरीट भट्ट इंडियन एक्सप्रेस में का काम करते थे वहाँ से। तो हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि बड़ौदा के जम्बू बेट के इलाके में ये वकील साहब रहते थे, स्वामीनारायण के भक्त, जिन्होंने ये केस किया था मकरंद भाई और अर्थात पर ये केस किया था। तो हमने सोचा चलो उनको जिनके मिले कि भी आप देखिए, अर्थात तो एक मैगजीन है, 200-500 लोग पढ़ते होंगे, आप इसको प्रख्यात करेंगे तो लोग ज़्यादा पढ़ेंगे केस कर, लेकिन तो आप उसका उत्तर लिखवाइए, और आपको कुछ कहना है तो भारत विल प्रिंट इट, आप केस में क्यों जाते हैं। बट भाईलाल भी वकील साहब का नाम था, वॉज अ गुड मैन, वन ऑफ गॉड्स गुड मैन, आप इससे मिले करेंगे तो बहुत सरल लगेंगे, यानी कोई ऐसे जुनून से लड़ने निकले ऐसे नहीं लगेंगे। उन्होंने वो, लेकिन पुराना दिमाग था, वो कहते थे कि विक्टोरिया ने अपने मैनिफेस्टो में ढंढेरो एनेसो नहीं पण डेक्लेरेशन ढंढेरो में कहूँ 57 का संग्राम क्यों हुआ था, तो वो एज पर द स्टोरी ये गौमांस और सुअर की चर्बी वगैरह जो कहते हैं, ठीक है। तो ये तो लोगों में, धर्म में इंटरफियरेंस से लोगों में बेदिली बढ़े तो शांति नहीं रहती है। इसलिए इस प्रकार की बेदिली फैलाने वाली बातों पर प्रतिबंध मुकना और कानूनी उसके पर ये रोक लाना, ये इट इज अ डिक्टम दैट फॉलोज फ्रॉम इन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन। इट वॉज हेल्ड नर्मद, ऑफ ऑल द पर्सन नर्मद, ही ऑल्सो रोट कि देश में आनंद भयो, जय जय विक्टोरिया। तो ये देयर वॉज ए फीलिंग। तो भैरव भी उस माइंडसेट से बात करते थे। फिर हमने कहा कि वो तो पुराना जमाना था, आज तो एक फ्री क्रिटिसिज्म, और ये आपको उत्तर देना चाहिए और प्लेटफॉर्म पर बैठ, लेकिन ही डिडंट गिव इन। खैर वो छोड़िए, फिर आगे जो हुआ वो एक अलग ही बात थी। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मकरंद भाई, मैं कहूँगा और मेरा कंटेंशन भी कहूँगा, प्रवास में थे विदेश में और पासपोर्ट खो गया, नहीं मिल रहा था, रोम में थे शायद, और वहाँ से कैसे निकल पाएंगे कैसे, लेकिन जहाँ जिस कमरे में, होटल के जिस कमरे में वो थे, दूसरा दिन वैसे कैसे पे कर सकेंगे, ऐसी अनिश्चितता में थे। तब सडनली an image of Pramukh Swami appeared before his mind, and Pramukh Swami told कि आपका सब सेटल हो जाएगा, डोंट वरी। मारो आश्रित, स्वामीनारायण भगवान કહે છે મારો આશ્રિત છે એને કોઈ કશું નહીં કરે। And somehow by next morning everything was okay, all right, and he felt relieved. तो ये आने के बाद ये स्वामीनारायण मंदिर में गए और भक्तों के बीच में उन्होंने ये अपनी बात कही, और फिर वहाँ कंठी धारण की।
अब ये किसी को पता नहीं था, नॉट इवन हिज ब्रदर धवल भाई न्यू इट, लेकिन वहाँ कंठी धारण की एंड और लेकिन सारा किस्सा और मकरंद भाई के कैफियत ये सब अगले महीने उनकी पत्रिका स्वामीनारायण प्रकाश में आया। अब स्वामीनारायण प्रकाश में आया तो सब तो एकदम प्रकाशित हो गया। फिर और उस केस का भी कुछ समाधान हो गया होगा फिर, लेकिन मैंने जो मकरंद भाई से कहा, मैं आपको कि ये तो हो सकता है, आप कहते हैं कि आपको ये अनुभव हुआ और यू एंड देयर बाय योर रिटर्न टू इंडिया वॉज फैसिलिटेटेड, तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि ये आपका पर्सनल ये है। लेकिन एज ए स्टूडेंट एंड स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री आपने ये जो बात कही थी, इसको आप ओन करेंगे कि नहीं? एक नाजुक सवाल है। आपका जो अनुभव हुआ वो आई विल नॉट चैलेंज इट, मतलब ये मेरा ये नहीं था। आपने कहा कि और फिर सब सेटल हो गया तो आपको एंड यू इट्स फाइन, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ए स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, आप if you still stand by the documents, then how would you interpret it? तो ये मैंने कहा एक नाजुक सवाल है, तो वो सुन रहे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ये नहीं कहा है। और आई ऑल्सो वाज नॉट एग्रेसिव, इन ऑल ह्यूमिलिटी आई टोल्ड हिम, एंड देन व्हेन आई सेड दैट व्हेन यू एक्सपीरियंस आई डोंट चैलेंज इट, so I mean all humility, but still as a student of history and being a bit activist, मुझे तो ये लगा कि आपने जो ये डॉक्यूमेंट पेश किया था उसके हिसाब से you cannot go back. You can you can express your respect, but if document stands, then it stands. You know, now this is no longer the controversy, but in 19th century historians, there are Ranke and others in Germany. Ranke always said facts, 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 facts. Now, of course, we go in for interpretation. E.H. Carr in his Cambridge lectures is quoted Pirandello. A fact is like a sack. કોથળા હકીકત તમે તેને કહો છો એ તો કોથળા જેવી છે. કોથળો છે એનું શું લક્ષણ? It won't stand on its own unless you put something into it. That is interpretation. આ નાટકનો સંવાદ પિરાન્દેલોના નાટકમાંથી E.H. કારે એના કેમ્બ્રિજ લેક્ચર્સમાં વોટ ઇઝ હિસ્ટ્રીમાં આ ટાંક્યો છે કે a fact is like a sack. It won't stand on its own unless you put something into it. So, in the light of this document, whether your interpretation stands or not, that was my humble question, and I still stand by it. But there was no quarrel expected. It was just as, or at the most, it was a lover's quarrel. Anyway, now, his work thereafter, still went on opening new boundaries. अब जैसे दलित इसका ही लिखा विजावी गांधी आंबेडकर, अहमदाबाद में आंबेडकर का आना और कांग्रेस के लोगों का उनके पर हल्ला करना वगैरह सब he has noted it, and others vice versa also he has noted it, और सब लिखा. तो अगर आप स्वामीनारायण की बात करते हैं तो स्वामीनारायण के यहाँ भी देखिए जो संत होते हैं, ये संतों की एक पायरी होती है जो भगवा ग्रहण करती है, दूसरे को सफेद में रहना पड़ता है.
क्योंकि that is the difference on the line of the varna they belong to. Just look at it. Now, the role of Swaminarayan, I mean, the way he sort of Sanskritized the entire OBC people, so it was great. But all said and done, उसमें ये पायरी तो रह गई. आप क्योंकि फला फला पायरी से है, आप भगवा, आप दीक्षित हो गए, लेकिन आपको व्हाइट में रहना पड़ेगा. आपको, मैं कांजी स्वामी को मिला था बोचासण में, नहीं बोचासण में नहीं, वो वड़ताल में, वो क्योंकि वो तो पुराने संप्रदाय के, जो अपना कालूपुर मंदिर वाला है. तो कांजी स्वामी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि वो इन्होंने एक काम ऐसा लिया था कि स्वामीनारायण भगवान के समय में जिस प्रकार की डिजाइन हुई, जिस प्रकार से घर बनते थे, फिर ये जो जिस घोड़ी पर सवारी करते थे, जिस गाय का वो पालन करते थे, दूध लेते थे, तो उस घोड़ी का वंश, उस गाय का वंश, उस जमाने की सब डिजाइन्स, હવાનું જાળ્યું કેવું હોય એની પ્રિન્ટ્સ બધું કઢાવેલું. મને બી એક પ્રિન્ટ આપેલી. પછી મારે ત્યાં એક ડચ પેલા રસિક મિત્ર આવ્યા, એમને મેં 200 વર્ષ પહેલાં ગુજરાતમાં કેવું હતું એને એમ કહીને પ્રિન્ટ ભેટ પણ આપી હતી. પણ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે કાંજી સ્વામી વોઝ ઇન વ્હાઇટ. ધેટ મેડ મી થિંક કે વોટ ઇઝ ધીસ. ધેન આઈ ફાઉન્ડ આઉટ કે એ વર્ણની રીતે હાયરાર્કીમાં પાછળ છે, વર્ણગત કારણસર. તો આ જે છે એને આપણે, a fact is like a sack. It won't stand on its own unless you put something into it. So, now a few words on A.J. Nurani. मैंने शुरू में कहा कि मैं एक बार मिला हूं, और ये 2002 के सेकंड, आई थिंक इट वाज सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, और मनेसर में था. और तब मुझे समझ में आया कि ये कोई मॉडर्न अप्रेयर्स यूज नहीं करते थे. यानी ये जो टीवी संस्कृति जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फिर अपने ये, तो हियर ऑल फैक्ट्स हियर इन इस मेंटल कॉम्प्यूटर. इनको कोई पावर रिप्रेजेंटेशन में किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ऐसे ही बता. मैंने, और सब लोग तो यंग थे काफी. अब आप देखिए, आज से 2002 में, मतलब आज से 22 साल 22 साल पहले अर्णव की एज क्या होगी, या और लोगों की. और ये तो उस वक्त, इट वॉज पास 70 जब मैं मिला, तब इट वॉज पास 70. बट द वाइटलिटी, एजिलिटी, स्फूर्ति असाधारण. Then Shravan Garg told me that once we went to see him in his Bombay home. बम्बई में नूरानी साहब नेपियन सी रोड पर एक छोटी 2 BHK जगह में रहते थे, लेकिन 2 BHK जगह में सब किताब थी, एंड अपना काम खुद कर लेते थे और नोट्स लेते थे. लिखते, कोई मॉडर्न उनके पास था नहीं. शायद टाइप करते हो, पुराने जमाना का कुछ कर लेते हो, लेकिन कोई मॉडर्न एपरेटस नहीं. ऐसे उन्होंने सारा काम किया. पर पिछले दशक में क्या किया होगा पता नहीं. बस व्हेन आई मेट हिम इन 72, उस वक्त की बात श्रवण गर्ग बताता था कि मैं अभी कुछ दिन पहले उनके बम्बई के 2 BHK में गया था, तो ये हाल थे उनके वो. एंड मैं 2 बात, आई डोंट गो इन डिटेल्स. जैसे आपने जीना साहब की बात की कि भगत सिंह के, भाई जीना तो इवन तिलक के केस में भी अपियर हुए थे. जीना अपियर इन केस ऑफ तिलक ऑल्सो. तिलक पर जब सेडिशन का ये चला तो जीना ने तिलक की पैरवी की थी. यानी ये एक ट्रेडिशन थी. एंड जो हिंदू मुस्लिम पैक्ट हुआ, लखनऊ करार जिसको कहते हैं, वो तो मेन आर्किटेक्ट तो जीना और तिलक थे उसके. गांधी, जिनको आप ये सब अपीसमेंट के
पुरोधा कहते हैं अगुवा, वो तो 1916 में कहाँ थे वो? ही वॉज नो बडी इन इंडियन पॉलिटिक्स. द लखनऊ पैक्ट, सीटों का बंटवारा बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, ये तो जिन्ना और तिलक ने मिलके किया था. आई मीन दे वर द टू ग्रेट. एंड जिन्ना का इसमें रोल इतना अच्छा था कि लेटर डेज सरोजिनी नायडू यूज्ड टू से कि भाई ये इज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. एंड जिन्ना एस्पायर टू बी ए मुस्लिम गोखले. ही सेड दैट गोखले इज माई मॉडल. यानी भाई ये नूरानी ने लिखा है कि जब मैं छात्र था और जिन्ना के घर से के पास से गुजरता था, बम्बई में जो उनकी कोठी थी, हर वक्त मैं सोचता था कि एक दिन मैं ऐसा बैरिस्टर हो जाऊंगा. दिस व्हाट नूरानी हैज रिटन. तो जिन्ना द वे जिन्ना सॉर्ट हेल्प नेशनलिस्ट कॉज, बम्बई कांग्रेस का हॉल जो उस जमाने में नया बना उसको जिन्ना हॉल नाम दिया गया था. अब देखिए इतिहास तो ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. हिस्ट्री इज नॉट दैट ब्लैक एंड व्हाइट. तो फिर जिन्ना उत्तर जिन्ना का जो प्रॉब्लम था वो भी वी कैन डिस्कस. साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि अपने अडवाणी साहब ये मुस्लिम लीग वाले जिन्ना के वो एनु हिंदू अड़दियों बनी गया. But there is a different thing that turn that politics took. लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि मैं नूरानी साहब की 2 बात याद करूंगा. फिर मेरी बात अगर शुरू नहीं भी हो तो खत्म तो कर ही दूंगा. ये नूरानी साहब की 2 बात. Once he went to Pakistan. He was invited. He has noted after return कि पाकिस्तान का प्रेस बहुत इंडिपेंडेंट है एज अगेंस्ट आवर प्रेस. इट वेरी इंटरेस्टिंग. जनरली वी डोंट कम अक्रॉस सच ऑब्जर्वेशंस. पाकिस्तान जाऊ लगे, पाकिस्तान वखाण करे છે આપણને પણ નવાઈ લાગે. But again, there is an interesting dialogue that took place in Pakistan. When Durrani explained certain things and a validity of some points of the government of India, as per Nirani's contention. So somebody in the audience rose up and said that you are speaking like you are too much of an Indian. Durrani was criticizing Pakistan for certain observations. You are too much of an Indian. This is very interesting. Then in 1964, I still recall, there was a Majlis-e-Mushawarat move. The Muslim politicians of all hues, they got together और उन्होंने एक थिंक टैंक बनाई, मुस्लिमों की थिंक टैंक बननी चाहिए वगैरह. दे इन्वाइटेड नूरानी टू ज्वाइन इट. नूरानी सेड नो. नूरानी ने कहा कि आई स्टैंड फॉर माइनॉरिटीज, देयर राइट्स, बट इट इज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड व्हाई शुड देयर बी ए मुस्लिम थिंक टैंक ओनली. लेट लाइक माइंडेड non-Muslims join us and make it big, because after all we are Indian citizens and we are, I mean this is then anybody who stands up for minority cause, he is branded. He is, I mean, sort of supposed to be anti-national. As per the new parlance, we are all wokes. जो अपने भागवत जी ने भी कहा था, ये क्या लोग वोक है, वोक WOK વોક. નવરા નફરખંડા જે આવ્યું તે તમે સરકારની સામે ઊભા થઈ જાઓ છો, એમ કે તમારે કંઈક ખરેખર માનો છો ખબર. દુરાનીને ટૂંક સ્ટેન્ડ કે મજલિસે મુશાવરત પણ થિંક ટેન્ક તો આપણે બધા ઇન્ડિયન્સની હોય ને, લાઈક મેં ના જોડાય પણ બીજા મિત્રોને બોલાવો અને આપણે સાથે બેસીને
ઇન ધ લાઇટ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા આપણે વાત કરીએ. એન્ડ ધીસ વોઝ નુરાની સ્ટેન્ડ. કાશ્મીર તો ટેક્સ્ટ બુક છે, શેખ અબ્દુલ્લા પણ રિફર કરતા હતા, કે ફારૂક અબ્દુલ્લા પણ રિફર, શેખ નહીં પણ ફારૂક અને આપણો ભાઈ ઉમર એ રિફર કરતા, એ રીતની છે. એટલે એનું સ્કોલાસ્ટિક વર્ક તો છે, બધું ગજબ જેવું હતું. અને કેવળ જૂના સાધનોથી કામ ચાલતું હતું, એ તો અદ્ભુત કહેવાય. અને પણ સ્કોલરશીપની વાત તો છોડી દઉં, પણ મને આ બે વાત બહુ નુરાણી સાહેબના કેસમાં હું યાદ રાખું છું. એક જે રૂબરૂ જોયાથી જે મેં એની પેલી એજિલિટીનો અનુભવ કર્યો, બટ ધ અધર થિંગ કે એણે પાકિસ્તાનમાં જઈને જે કહેવા જેવું હતું તે કહ્યું, પોતાને જે લાગતું હતું તે. આપણી કોઈની સરકારી બ્રીફની રીતે નહીં, પણ પોતાના. અને પાકિસ્તાનમાં પણ એમના ચાહકો હતા, એમાંના કોઈકને લાગ્યું કે યુ આર સ્પીકિંગ લાઈક એન ઇન્ડિયન. અને અહીંયા મજલિસે મુશાવરતને કહ્યું કે આવી કંઈ મુસ્લિમ થિંક ટેન્ક કેવી રીતે હોઈ શકે? આપણે ભારતના બંધારણમાં મુસ્લિમોની ચિંતા કરીએ, પણ બંધારણ તો જે લાઇક માઇન્ડેડ મિત્રો, જે લોકો બધાના અધિકારમાં માને છે, એમને મળીને સાથે ચર્ચા કરીને કરીએ. આ વાય ધીસ સેપરેટ એપ્રોચ, સેપરેટિઝમ, આ એક which I wanted to share. But anyway, अपना हमारे विदेश साथियों को एक अंजलि, और एक अरसे के बाद आफ्टर some break of 2-3 months again I have been able to come here, and I am very happy to sort of have this sharing. So अब अगले गुरुवार तो अलग कारण है, लेकिन मीनाक्षी बहन कहती है कि हम ये बंक नहीं करेंगे, हम इसको वहाँ ले जाएंगे. बट जो भी हो, my respect and regards to all to the 3 friends who departed.